हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं एंड इनको हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, कि हम मतलब उनसे क्या फ़ायदा ले रहे हैं और हमारी लाइफ के लिए कि हम ह्यूमन सही से रह सकें, एनिमल्स और प्लांट्स का उसमें क्या रोल है। तो यही सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे और क्या क्या तरीके से हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं ये भी इसी चैप्टर में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में सारे ही तरह के प्लांट्स हो जाते हैं, जैसे एल्गी हो जाती है, स्मॉल हर्ब्स हो जाते हैं, श्रब्स हो जाते हैं, ट्रीज़ हो जाते हैं, जो बहुत लंबे लंबे ट्रीज, सब कुछ प्लांट्स वाली कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है। और एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स, चाहे छोटे सा चूहे से लेकर के एक बड़े हाथी तक, वो सारे ही हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए और कैसे हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी टोटल हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग तरीके के एक बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं, कि अगर हम अपने आसपास अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको ईजिली अपने आसपास ही बहुत से तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे, ग्रासेस मिल जाएंगी, तो वो जो है वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी बना रही है। अगर आप अपने रूम में देखें तो आपको लिजर्ड मिल सकती है, कॉकरोच मिल सकते हैं, आंट्स मिल सकती हैं, रैट मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके रूम की बायोडाइवर्सिटी डिफाइन करती हैं। सो बायोडाइवर्सिटी ये तो छोटे लेवल पर हो गई, लेकिन बड़े लेवल पर देखें तो जूज हो गए, बॉटेनिकल गार्डन्स हो गए, एंड सेंचुरीज हो गए, रिजर्व्स हो गए, इन सब में हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करते हैं ताकि उनको किसी भी खतरे से बचाया जा सके। अब पहले सबसे आता है जू। तो जू में क्या देखते हैं हम, जू में बेसिकली एनिमल को कंजर्व करा जाता है। अलग अलग तरह के एनिमल्स को उनकी नेचुरल कंडीशन दी जाती है। मान लीजिए एक पोलर बियर है और उसको हमने इंडिया में ला करके रखा, लेकिन इंडिया में तो आइस इतनी कॉमन नहीं है, तो उसके लिए हम उसकी जैसी नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे उस जू में। उसके लिए पूरी प्रॉपर आइस की हम एक यूनिट बनाएंगे ताकि उस पोलर बियर को वहाँ पर कंजर्व कर सके उसके नेचुरल कंडीशंस देकर, क्योंकि वो गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकता, इंडियन वेदर में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसलिए हम उसकी नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करवाएंगे। वही बात हो जाती है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स में हम प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स ले लेते हैं और उनको कंजर्व करते हैं, चाहे वो मेडिसिनल यूज़ के हों या फिर किसी भी पर्टिकुलर यूज़ के हों या ना हो, लेकिन हम उनको वहाँ पर कंजर्व करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। और अगर आपके आसपास कोई बॉटनिकल गार्डन है आपके घर के आसपास, आपके एरिया में, तो आप वहाँ पर ज़रूर विज़िट करिएगा, देखिएगा कि वहाँ पर कितने तरह के फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा वैरायटी आपको उन बॉटनिकल गार्डन में मिल जाएगी। फिर आ जाते हैं बायोस्फीयर, नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जो तीन होते हैं, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये होते हैं लार्ज एरियाज़ में और इनमें हम पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते हैं, लाइक इंसेक्ट्स भी, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, हर तरह के चीज़ को हम वहाँ पे कंजर्व करते हैं। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें एक छोटा सा है। नेशनल पार्क जो है वहाँ पर हैवी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब कि हम वहाँ पर किसी भी इंसान को नहीं जाने देंगे, वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया होंगे ताकि कोई भी उस एरिया में घुस करके किसी एनिमल को नहीं मार दे, कोई भी प्लांट को नहीं निकाल ले, इसलिए हैवी रेस्ट्रिक्शंस होंगे नेशनल पार्क में। बायोस्फीयर रिजर्व्स में मॉडरेट रेस्ट्रिक्शंस होंगे, मतलब रेस्ट्रिक्शंस तो होंगे लेकिन तब भी वहाँ पर ह्यूमन का आना जाना अलाउ होगा। और वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सबसे लीस्ट रेस्ट्रिक्शंस होंगे, आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लीस्ट रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तो ये इनके बीच का एक मेजर डिफरेंस है। कुछ एग्जाम्पल्स हो गए लाइक भरतपुर सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये है हिप्पोपोटामस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और फिर आए लॉकचॉ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व्स में टाइगर्स को कंजर्व करा जाएगा। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ तरीके हो गए कि हम कैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं उनकी नेचुरल कंडीशंस में या फिर नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करके। तो ये हो गए
आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और आपके इनका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। हम इनकी अभी डेफिनेशंस भी देखेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट इसकी क्लियर होनी चाहिए। अब हम समझते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन हमारे इस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है? जब भी हम फॉरेस्ट को हटाते हैं, मतलब हम एक ह्यूज पेड़ को हटा रहे हैं जो कि एक ह्यूज नंबर ऑफ एनिमल्स का, इंसेक्ट्स के लिए का घर है। मतलब कि आप एक अज्यूम करिए एक पेड़ है, उस पर एक तो नहीं, एक से ज़्यादा चिड़ियों का घोंसला भी है, उस पर आपको स्नेक्स भी दिख जाते हैं, बहुत से इंसेक्ट्स भी दिख जाते हैं, और उसी पे लाइक जो शीप्स हैं वो भी ग्रेजिंग करने आती हैं। तो जब आप उस पेड़ को हटा रहे हैं तो सोचिए आप इनडायरेक्टली कितनी ढेर सारी लाइफ्स को अफेक्ट कर रहे हैं। और इससे होता क्या है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जब हमने एक पेड़ हटाया, ऐसे ही करके हम उस एरिया के सारे पेड़ हटाते जाते हैं, तो अब उन जो पक्षियाँ हैं और वो जो कीड़े हैं और जो शीप्स हैं, उनके लिए तो घर ही नहीं बचे, उनके शीप्स के खाने के लिए कुछ भी पत्ती ही नहीं बची। तो जब धीरे धीरे हम उनके घर ही तबाह करते जा रहे हैं, तो हम बायोडाइवर्सिटी को खुद से कम करते जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि इसका रिजल्ट हमारी लाइफ पर कितना बड़ा है। और अगर ये पूरी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई तो ह्यूमन लाइफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं डिफॉरेस्टेशन मेजर थ्रेट फॉर द सर्वाइवल ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाल रहे हैं, तो सबसे जो मेन रीज़न है वो डिफॉरेस्टेशन ही है। क्योंकि हम उन जानवरों से उनका जो लैंड है, उनकी जो ज़मीन है, वो तो छीन ही रहे हैं, साथ साथ उनका घर जो है वो भी छीन रहे हैं, और पेड़ों को तो हम डायरेक्टली ही ख़त्म करते हैं। तो इसलिए ये सबसे मेजर थ्रेट हैगा डिफॉरेस्टेशन हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि मेजर थ्रेट क्या है, तो उसका आंसर डिफॉरेस्टेशन ही होगा। और इसके क्या क्या हम मतलब डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं, तो सबसे पहला रीज़न तो आ जाता है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। मतलब हमें अपने एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए है, हमें अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी है कि हमें अपने लिए या फिर अपनी भेड़ बकरी जो है उनके लिए फूड उगाना है, तो उनके लिए हमें खाली ज़मीन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से बड़े बड़े पेड़ों को हटा देते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो यही हो जाता है कि हम अपने लिए और अपने से रिलेटेड जो भी हमारे डोमेस्टिक कैटल्स हैं उनके लिए ज़मीन चाहिए होती है, तो हम सीधे सीधे जाके फॉरेस्ट को ख़त्म करने लगते हैं। फिर सेकेंड इज़ बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़। अगर हमें बड़े एरिया में फैक्ट्रीज़ बनानी है तो सबसे जो ईजी तरीका लोगों को लगता है वो होता है कि वहाँ का फॉरेस्ट हटा दो तो हमें एक बड़े एरिया मिल जाएगा, वहाँ पर एक फैक्ट्री ईजिली इस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है हमारे लिए एज वेल एज़ वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके लिए। फिर थर्ड इज़ मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है, तो उनके लिए पेड़ कटते हैं। फिर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट, ये जो है ये नेचुरल कंडीशन है। मान लीजिए जंगल में आग लग गई या फिर वहाँ पर जो है जो सीवियर ड्रॉट आ गई, मतलब कि पानी की एक्सट्रीम लेवल पर कमी हो गई, तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। जो सूखा पड़ता है ना, सूखा पड़ जाना, उसी को बोलते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। मतलब जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन का जो मेन जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो है डेजर्टिफिकेशन। सो डेजर्टिफिकेशन क्या है, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। ये तो हो गया डिफॉरेस्टेशन। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। अब जब ऊपर की सारी सॉइल हट गई तो उसकी जो नीचे की लेयर है उसमें लेस ह्यूमस है, मतलब लेस ऑर्गेनिक मैटर है जो कि पेड़ों को सपोर्ट करेगा उनकी ग्रोथ के लिए। अब वो चीज़ कम होती जा रही है जैसे जैसे हम सॉइल के नीचे की लेयर्स में जा रहे हैं। एंड इज़ लेस फर्टाइल, इसलिए वो लेस फर्टाइल भी है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट्स। अब इससे होगा क्या, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है तो वो जो एक समय में फर्टाइल लैंड था वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, वहाँ पर धीरे धीरे रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, और यही जो प्रोसेस है ये डेजर्टिफिकेशन कहलाती है। ये तो हो गया एक कॉज डिफॉरेस्टेशन का। अब डिफॉरेस्टेशन हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है उनको भी हम समराइज कर लेते हैं।
अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है एंड पोल्यूशन लेवल जो है अर्थ पर वो बढ़ता जा रहा है। कैसे? जब भी आप पेड़ काट रहे हैं तो CO2 जो है CO2 को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं पेड़। अब पेड़ ही कम होते जा रहे हैं तो CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि CO2 जो है एक वो ग्रीन हाउस गैस है, मतलब वो सन की रेज जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। इसीलिए टेम्परेचर अर्थ का लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि CO2 जो है एक वो पोल्यूटेंट भी है, जब भी आप फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो CO2 एक पोल्यूटेंट के रूप में रिलीज होता है। तो क्योंकि पेड़ कट रहे हैं तो CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो अल्टीमेटली पोल्यूशन का लेवल, पोल्यूशन ऑफ एयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। सो सेकेंड इज इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ये हमने देख लिया कि कैसे CO2 का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं वो CO2 को एक्सक्रीट कर रहे हैं, मतलब कि वो रिलीज़ कर रहे हैं जितने भी एनिमल्स हैं। और पेड़ जो हैं वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो क्योंकि पेड़ कम हो रहे हैं इसलिए CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है। देन द थर्ड इज इट डिक्रीजेज द ग्राउंड वाटर लेवल। अब जो ज़मीन में जो मिलने वाले पानी है उसकी जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। कैसे? जो पेड़ होता है उसका जो रूट सिस्टम होता है वो पानी को अट्रैक्ट करता है, और क्योंकि पेड़ हटते जा रहे हैं तो ज़मीन में अब रूट सिस्टम ज़्यादा नहीं बचे हैं। उसकी वजह से जो पानी है वो इकट्ठा नहीं हो पाता ज़मीन में, और वो ऊपर ही ऊपर से, क्योंकि मिट्टी टाइट होती जा रही है और पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो जितना भी बारिश के रूप में पानी आता है वो ऊपर से ही बह जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड का वाटर लेवल जो है वो तो कम हो रहा है, लेकिन फ्लड्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। क्योंकि इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, मिट्टी जो है वो पानी कम एब्जॉर्ब कर रही है। फिर इट डिक्रीजेज द रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। रेनफॉल कैसे कम हो रही है? जो भी पेड़ हैं वो पानी को रिलीज़ करते हैं, जितना भी वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं उसका 99% पानी वो अपनी पत्तियों के द्वारा ट्रांसपिरेशन करके रिलीज़ कर देते हैं। अब जब पेड़ ही नहीं बच रहा है तो पानी की जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। पानी ज़्यादातर फ्लड्स के रूप में मिल रहा है, लेकिन रेनफॉल कम होती जा रही है और सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती जा रही है। Then the fifth one, it is increases the natural calamities like flood and droughts. बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रही है। एंड द लास्ट इज इट कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं लाइक CO2, मीथेन्स, ये सारी सन की रेज को एब्जॉर्ब कर रही हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो जितनी भी पोलर आइस कैप्स हैं वो पिघलती जा रही हैं, और इसी पूरी प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो ये हो जाते हैं डिफॉरेस्टेशन के कुछ कंसिक्वेंसेस।